बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अय्याज़ महमूद और आज मैं आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ और ये लेक्चर आपको पैराडाइज कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फिज़िक्स को उसमें यूटिलाइज हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ फिज़िक्स उसमें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 पे है मैकेनिक्स, नंबर 2 पे है वेव्स एंड ऑप्टिक्स और नंबर 3 पे है थर्मोडायनामिक्स। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो मैकेनिक्स का है और हम चैप्टर नंबर 1 से इसलिए शुरू नहीं करते आमतौर पर कि फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल कंटेंट्स हैं और सेकंड चैप्टर के कंटेंट्स में ज़्यादातर जो टेक्सचर है वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होता है। तो दैट्स वाई हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आप पहले पढ़ के भी आए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पर हम अपनी इब्तिदा कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का टाइटल नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब वेक्टर और स्केलर ये आपके लिए नई बात नहीं है, आपने इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे चैप्टर का मोर देन हाफ वेक्टर पर होगा और कुछ इसका हिस्सा इक्विलिब्रियम का है। सो वेक्टर एंड स्केलर दोनों क्या होते हैं उससे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये मैंने ब्रैकेट में लिख चुका हूँ कि बेस्ड या डिराइव्ड दोनों तरह की फिजिकल क्वांटिटी, हालांकि ये चैप्टर नंबर 1 में ये फिजिकल क्वांटिटी की दोनों टाइप्स बताई जाती हैं कि वो बेस होती हैं या डिराइव्ड होती हैं। तो इब्तिदा करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटी। इस दुनिया में हर वो मिकदार, हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या फिर ये डेफिनेशन है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके किसी न किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अब मैं आपके सामने ये जो एक्यूरेटली का वर्ड है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो इसलिए कि बेटा इस इंसान के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है, बल्कि हर मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है और ये सारी मेजरमेंट्स रिलेटिव हैं। लेकिन ये चैप्टर 1 की बात है तो हम इसकी डेफिनेशन बताने के बाद आपके सामने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने लगे हैं। बेटा, फिजिक्स सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को डील करती हैं, यानी हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो सके। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाएं, अगर गौर करें तो हमें कहाँ कहाँ मेजरमेंट का सामना करना पड़ता है। आप दूध वाले से 5 लीटर दूध लेते हैं तो वो आपको मेजर करके देता है, तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप कपड़े की शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ से 10 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। डॉक्टर आपका टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करता है और आपको बताता है कि 101 फ़ारेनहीट आपका टेम्परेचर है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको डिफरेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। एक ही इंस्ट्रूमेंट सारी मेजरमेंट नहीं करता। यकीनन आप मीटर रॉड से टेम्परेचर या थर्मामीटर से लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। सो फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर होती है। यहाँ आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि कुछ क्वांटिटीज़ यकीनन ऐसी हैं कि जो मेजर नहीं हो सकती। जैसे एक मेटाफिजिकल वर्ड है जिसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, तो फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को डील करती है। अगर हम बात करें सोचना, नफरत, गुस्सा, गम, खुशी, ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल नहीं है। ना तो इनको मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं और ना फिजिकल लॉज इन पर अप्लाई होते हैं। सो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि पूरी फिजिक्स में
हम जब भी क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तो वो मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बताएगा कि जो आपके गुस्से को मेजर करे या आपके अंदर कितनी खुशी है उसको मेजर करे, ऐसी मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप किसी से नहीं कह सकते कि वो शख्स इससे नफरत करता है 2 न्यूटन फोर्स के साथ, क्योंकि नफरत की कोई मेजरमेंट नहीं है। वेल, अपनी बात पे वापस चलते हैं कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हमने बेस या डिराइव्ड के बाद हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं 2 टाइप्स में, जिनके नाम हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो मैं ये नाम पहले बोर्ड पे लिखता हूं। बेटा स्केलर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी मेजरमेंट एक्यूरेटली करने के लिए, या आप ये कह लें जिसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यू कैन से सच अ क्वांटिटी फॉर विच वी आर रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। सो मैं इसकी डेफिनेशन पहले बोर्ड पे लिखता हूं। बेटा such a physical quantity which is completely described by its magnitude only, जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कहते किसको हैं। यस, तो मैं मैग्नीट्यूड को पहले लिख दूं कि मैग्नीट्यूड बेसिकली प्रोडक्ट है 2 चीजों का। नंबर 1, न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट। ये 2 चीजों की प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड आती है। अब एक एग्जांपल दे लें। अगर हमें दिया गया है 10 किलोग्राम मैस, तो इस 10 किलोग्राम में 10 क्या है? एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये किलोग्राम क्या है? ये एक प्रॉपर यूनिट है। आपने प्रॉपर वर्ड पे जरा गौर करना है। बेटा यूनिट वो होना चाहिए जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया हो। हम कोई ऐसा यूनिट नहीं ले सकते कि जिसकी पहचान सिर्फ हमारे सिस्टम में हो और बाहर कहीं कोई उसको जानता ही ना हो, ठीक है। ओल्ड सिस्टम्स में यकीनन ऐसे यूनिट्स मौजूद थे, तो प्रॉपर यूनिट यकीनन आप उसी को कहेंगे जो सिस्टम इंटरनेशनल के तहत रिकॉग्नाइज है। तो ये एक मैथ्स की एग्जांपल है। अगर हम इसके अलावा एग्जांपल्स देखें तो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिसमें स्केलर जो बेसिकली स्केलर हैं, तो वो देखते जाएं। तो बच्चों स्केलर की एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिखी हैं, जैसे मैस, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि स्केलर दोनों तरह से, बेस में भी हो सकता है, डिराइव्ड में भी हो सकता है। अब बेस और डिराइव्ड क्या है, ये चूंकि फर्स्ट चैप्टर की अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो हम
अपने स्केलर पर ही रहते हैं, हम बेस डिराइव में नहीं जाते। ये स्केलर, अब एग्जांपल आपके सामने जैसे थोड़ी देर पहले बताई कि 10 किलोग्राम मैस है, तो 10 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम उसका प्रॉपर यूनिट है। आपको अगर कहा जाता है कि 5 घंटे गुजर चुके हैं, तो 5 यकीनन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और घंटा जो है वो उसका यूनिट होगा। इसी तरह डॉक्टर आपको कहता है कि 101 फॉरेन हीट आपको बुखार है, तो 101 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और फॉरेन हीट इसका यूनिट है। तो दोनों के प्रोडक्ट से ही मिलके मैग्नीट्यूड बनती है। यकीनन आपको अगर ये कहा जाए कि 5 चीनी ले लो, तो आप यकीनन बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 के साथ बताना पड़ेगा कि भाई 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, 5 मन है, यूनिट क्या है। और अगर आप यूनिट को बता देते हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताते, तब भी इसकी मैग्नीट्यूड कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको अगर कहा जाए कि किलोग्राम चीनी दे दें, तो इसमें कितने किलोग्राम, तो ये कितने वाला आंसर जो है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी। हम के बाद अब सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो है वेक्टर, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो वेक्टर है। स्टूडेंट्स, स्केलर के लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज में ऐड होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके यूनिट्स सेम हों। आप यकीनन लेंथ और मैस को ऐड नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, और आप अगर 2 लेंथ्स को भी ऐड करना चाहते हैं, मसलन आप अगर एक दुकान से 10 मीटर कपड़ा खरीदते हैं और दूसरी शॉप से 5 फुट कपड़ा खरीदते हैं, तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास 15 फुट मीटर टोटल कपड़ा है। ठीक है, तो आप यकीनन उस मीटर को फुट में चेंज करेंगे या फुट को मीटर में चेंज करेंगे। तो स्केलर के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड होंगी आपस में, लेकिन उसके लिए भी उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि उनके यूनिट सेम हो, और बाकी स्केलर की एडिशन बाय सिंपल अलजबरा होती है, जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो अब हम अपनी सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वेक्टर, जो आपके चैप्टर का मेन कंटेंट भी है। तो बेटा, वेक्टर की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं, और आपने वहां से अंदाज़ा लगाना है कि वेक्टर की ज़रूरत हमें किस तरह से पड़ सकती है। मैं अगर ये कहूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो इस इलाके को बिल्कुल भी नहीं जानता। अब आप ज़रा मैग्नीट्यूड के ऊपर गौर करें, जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा था कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यूज होता है। तो 10 किलोमीटर 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर उसका यूनिट, वो आपको बता दिया। लेकिन वो शख्स यकीनन पूछेगा कि भाई मुझे 10 किलोमीटर आपने बता दिया, लेकिन ये बताएं कि 10 किलोमीटर किस तरफ, क्या मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ, सामने, पीछे, या इनके दरमियान किसी और डायरेक्शन में? तो यकीनन आपको बताना पड़ेगा कि आपको 10 किलोमीटर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, और डायरेक्शन आप जानते हैं कि वो बताने के लिए कौन कौन सी तरीकेकार हो सकते हैं, एंगल के सिस्टम क्या है, वो बात आगे चलेगी। एक एग्जांपल और देख लें। अगर हम कहें कि बॉडी सर्कल में अपना पेरीमीटर मुकम्मल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, और सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताएं कि वो पार्टिकल इस वक्त, वो बॉडी इस वक्त कहाँ है? तो 10 सेंटीमीटर का सर्कल तो आपके पास है, लेकिन इस 10 सेंटीमीटर के सर्कल में उस पॉइंट को आप अगर ढूंढना चाहें तो आपके पास बेशुमार पॉइंट्स हैं। तो बताना पड़ेगा कि पॉइंट किस एंगल पर है। तो एंगल बेसिकली उसकी डायरेक्शन है। तो होपफुली यू गेट इट कि हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो पहले हम इसकी अब डेफिनेशन लिख लें, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे।
The physical quantity which is completely described by its magnitude and specific direction. ये डायरेक्शन के साथ हमने स्पेसिफिक का वर्ड क्यों लिखा है, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि देखो बेटा, डायरेक्शन एक रिलेटिव चीज है, ये हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। आप तमाम रेफरेंसेस से एक डायरेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक एग्जांपल पहले बोर्ड पे लिखता हूं। हमें यह कहा जाता है कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 10 क्या है। यकीनन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूटन उसका क्या है, प्रॉपर यूनिट। और ये जो ईस्ट से नॉर्थ को 30 डिग्री पर लग रही है, तो ये इसकी गिवन है स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप अगर इसमें से डायरेक्शन को स्किप कर दें तो आप इस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको बोर्ड पे लिखते हैं कि वेक्टर को हम दीगर चैप्टर्स में कहां कहां पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं। ये डिफरेंट चैप्टर्स में हम इनको पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इन सब में स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात मैग्नीट्यूड के साथ लाजमी करनी पड़ेगी। अब इस स्पेसिफिक डायरेक्शन को समझने के लिए कि हम बोर्ड के ऊपर छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The direction is always taken from some reference point. आपको अगर यह कहा जाए कि बताएं पॉइंट ए, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए आपका कॉलेज है। अब आपसे कोई पूछता है कि आपका कॉलेज किस तरफ है, सिंपल क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि भाई मैं कहां से बताऊं कि मेरा कॉलेज किस तरफ है। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं अगर पॉइंट बी जो मेरा घर है, होम, यहां से बताऊं तो मेरे कॉलेज की डायरेक्शन ये बनती है। और अगर मैं इसी कॉलेज की डायरेक्शन पॉइंट सी से बताऊं, सी फॉर एग्जाम्पल ये मोहल्ले का कोई चौक है, अगर यहां से बताऊं तो उसी कॉलेज की डायरेक्शन कुछ और है। तो आप कहेंगे कि डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स में एक ही लोकेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो जब भी डायरेक्शन की बात ली जाएगी, यू मस्ट मेंशन द रेफरेंस पॉइंट के कहां से डायरेक्शन लेनी है। एक एग्जांपल देता हूं कि शकरगढ़ के दरमान चौक से अगर आप बताएं लाहौर के मीनारे पाकिस्तान की लोकेशन की डायरेक्शन, तो वो कुछ और है।
और उसी मीनार पाकिस्तान की डायरेक्शन की लोकेशन आप अगर जफरवाल के किसी पॉइंट से बताते हैं तो कुछ और है। आप अपनी डेली लाइफ में अपनी आंखों से मुलाहिजा करते हैं कि जब चलती कार पर हम मीनार पाकिस्तान को देखें, लाहौर की वो आज़ादी चौक वाली इशारे के करीब, तो हमें उसी लोकेशन की डायरेक्शन हमारी आंखों से बदलती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं वो चीज़ अपनी जगह बदल रही है, तो रेफरेंस चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो आपको होपफुली ये पॉइंट गेट हो गया होगा कि रेफरेंस जब तक आप नहीं बताएंगे आप डायरेक्शन की बात नहीं कर सकेंगे। सो ये आपका एक एमसीक्यू पॉइंट भी है कि डायरेक्शन इज ए रिलेटिव थिंग, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। यस, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। सो वेक्टर की बेटा डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब हम रेफरेंस को मेंशन करने का जो ओल्ड तरीका था वो भी आपको बता दूं कि पहल सिर्फ 4 बुनियादी डायरेक्शंस थी, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो उसके अकॉर्डिंग हेयर हम ये लेते थे कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस को पेज के ऊपर आप ड्रॉ कर दें, तो जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट को ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। और आपको ये बात पता है कि इस पेपर पर हमने इसको इस तरह से समझाया है कि ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट है और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ है। तो ये इस तरह से बेसिकली एक स्केच है जिसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड एक प्लेन है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं समझना कि हम अगर बोर्ड को रोटेट कर दें तो क्या ईस्ट वेस्ट रियल में तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन हमने जो रेफरेंस बना लिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब आप इसका आंसर करेंगे मुझे कि बताएं पॉइंट ए इस वक्त किस तरफ है, तो आप कहेंगे कि सर ईस्ट में। पॉइंट बी किधर है? नॉर्थ में। पॉइंट सी किधर है? वेस्ट में। और डी किधर है? साउथ में। ये चारों डायरेक्शंस जो आपने बताई हैं वो इस ओ के लिहाज से बताई हैं जो आपका रेफरेंस पॉइंट है। आप अपने माइंड में जरा इसको लाएं कि अगर ये ओ पॉइंट अपनी जगह चेंज करना शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये किसी तरफ चल पड़े, तो क्या इन पॉइंट्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी? नहीं, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन चेंज क्यों होगी? क्योंकि आपका रेफरेंस अपनी जगह से मूव कर गया। जैसे ये बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की कि 2 डिफरेंट रेफरेंसेस से एक ही लोकेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो सीधी सीधी डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन हम जानते हैं कि डायरेक्शंस जो हैं वो ज्यादा एक्यूरेटली बताई जाती है एंगल से, ठीक है। इसके लिए भी हेयर एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। ये एक डायरेक्शन स्केच, हमने इसको दोबारा से ड्रॉ किया और इसमें पॉइंट ए आपको, पॉइंट पी आपको बताया गया कि पॉइंट पी पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर दूर है और ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल पर है। तो आप यकीनन कहेंगे कि पॉइंट पी जो है उसकी डायरेक्शन ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, लेकिन अब आप मुझे जवाब देंगे कि क्या पॉइंट क्यू इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप बिल्कुल वही आंसर करेंगे कि ये भी ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ा? इसका मतलब है ईस्ट से नॉर्थ के दरमियान तो बेशुमार पॉइंट्स हो सकते हैं। सो आप इसको ज्यादा बेहतर तौर पर डायरेक्शन बताने के लिए आपको एंगल की जरूरत होती है। तो यकीनन एंगल दोनों का डिफरेंट है। मान लीजिए कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप कहेंगे कि ये भी ईस्ट नॉर्थ के दरमियान है बट 30 डिग्री एंगल पर, और ये पॉइंट क्यू भी
ईस्ट नॉर्थ के दरमियान है 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर तौर पर बताई जाती है एंगल की मदद से, ठीक है। और एंगल बेसिकली डायरेक्शन ही तो बताता है। उसके बाद कि डायरेक्शन रिलेटिव है, हम अपने इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा। अब जाहिर है वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आपने मान लिया, इसकी डिफरेंट तरह की आपने डिस्क्रिप्शन बता दी। तो पेपर पर और मुझे इसको बोर्ड के ऊपर समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किन असूलों की ज़रूरत है, तो उस पर बात करने लगे हैं। तो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हाउ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, उसका इजहार, उसको बताना, ये किस तरह पॉसिबल है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके पहले नाम लिख लेते हैं कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम दोनों को पहले दोनों के नाम लिखेंगे और फिर उसकी दोनों की रिप्रेजेंटेशन को बाकायदा एग्जाम्पल से समझेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल इलामत को कहते हैं, इलामती तरीका। वेक्टर को इलामती तौर पर अल्फाबेटिक लेटर से बताया जाता है जिसके ऊपर एरो हेड नोटेशन होती है। और जब भी किसी अल्फाबेटिक लेटर के ऊपर एरो हेड की नोटेशन होगी तो वो किसी वेक्टर की इलामत होगी। इसको हम बोर्ड पे जब देखेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी बेटा, अल्फाबेटिक लेटर्स लाइक ए बी सी वगैरह ये किसी वेक्टर की इलामत हो सकती है अगर इनके ऊपर ये नोटेशन हो, एरो हेड। यानी अल्फाबेटिक लेटर्स के ऊपर जब भी एरो हेड नोटेशन होगी तो वो किसी वेक्टर की इलामत होगी। या फिर एक तरीका यह है, लेकिन इसको आपको पेज के ऊपर यूज करना जरा डिफिकल्ट होगा, कि आप अल्फाबेटिक लेटर को बोल्ड कर दें। आप अगर मार्कर यूज करते हैं, या आपकी बुक ने, आप पूरी किताब में देखेंगे जहां भी वेक्टर यूज करता है वहां पे उसके सिंबल में अल्फाबेटिक लेटर को वो बोल्ड कर देता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम नहीं करने, क्योंकि ये कन्वेंशंस हैं, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, बल्कि इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप बोल्ड भी कर देते हैं, एरो हेड भी लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है ये। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूं, आप वहां से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ वेक्टर के नाम लिखता हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से और उसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे, या फिर इसी डी को, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बोल्ड को करना, इसीलिए ज्यादातर एरो हेड से ही अपनी बात चला लेते हैं, या आप इसको बोल्ड कर दें।
इसी तरह वेलोसिटी का v या v को बोल्ड कर दें। एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल, तो ये लेटर स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम के लिए स्मॉल p यूज करते हैं आप। फोर्स f या इसी f को आप बोल्ड कर दें। लेकिन बेटा अगर आप किसी अल्फाबेटिक लेटर को बोल्ड भी नहीं करते और एरो हेड नोटेशन भी नहीं लगाते तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे मैस एक स्केलर है और उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसके ऊपर आप एरो हेड नहीं देखेंगे, एरिया के ए के ऊपर एरो हेड नहीं देखेंगे। तो इस पॉइंट को मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं और वो ये, विदाउट arrowhead notation or boldness, it will only represent magnitudes. जो असल टाइप है, जो असल रिप्रेजेंटेशन है वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो इलामती तरीका, इलामतें थी बस। तो असल तरीका जो है जिससे हमने इस वेक्टर को स्केच करना है, इसकी मुख्तलिफ तरह की वैरायटी को पढ़ना है, इसकी आपस में डिफरेंट तरह की मल्टीप्लिकेशंस को पढ़ना है, तो उस सब के लिए तो ज़रूरत है हमें जिस तरीके की वो सेकंड मेथड जो असल रिप्रेजेंटेशन है पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उस पर हम चलने लगे हैं। मैं इसकी हेडिंग लिख लूँ सबसे पहले। ग्राफिकली बच्चों वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से लिखा जाता है और इस स्ट्रेट लाइन की एक टेल होती है और एक इसकी टिप होती है। तो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है जिसकी लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, टिप उसकी डायरेक्शन बताती है और टेल बेसिकली एक्ट करती है रेफरेंस पॉइंट पर। वर्डिंग बोर्ड पे लिख दूं। Graphically, vector is represented by a straight line with tip. This implies that the length of line indicate magnitude according to scale, जबकि टिप इंडिकेट करती है उसकी डायरेक्शन को। यहां एक बात का ख्याल रखना है कि लेंथ अकॉर्डिंग टू स्केल मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ये हमारा इससे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम इस बात को सीखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ किया जाता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ स्केल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलें फिलहाल आप इस बात का आंसर करें कि देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स F1 एंड F2। आप जस्ट देख के बताएंगे। देखें ये दोनों वेक्टर, इनकी लाइंस पैरेलल हैं, टिप एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको पता लग रहा है कि ये वेक्टर यकीनन पैरेलल हैं। लेकिन आपने आंसर करने के बताएं कौन सी फोर्स मैग्नीट्यूड में, मिकदार में ज़्यादा है, तो आप देखकर बता देंगे कि हेयर F2 इज ग्रेटर देन F1 और ये मॉड में मैग्नीट्यूड बताई जाती है। ठीक है, जब अल्फ़ाबेटिक लेटर के ऊपर एरो हेड हो और मॉड भी हो तो फिर आपने याद रखना है कि हम वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यकीनन F2 F1 से ग्रेटर है। अगर F1 फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है तो ये 12, 13, 10 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में देख सकते हैं कि किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो लेंथ ऑफ द लाइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का सिलसिला आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमें अगर करनी पड़े तो किस तरह से करेंगे। देखिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल पहले शेयर करता हूँ कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि मुझे 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है इस पॉइंट से, तो मैं बोर्ड के ऊपर या आप पेज के ऊपर रेफरेंस पॉइंट तो बना लेंगे, डायरेक्शन स्केच भी ले लेंगे, पता लग जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। लेकिन क्या 10 किलोमीटर लंबी लाइन आप खींच सकते हैं? या मैं बोर्ड के ऊपर 10 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं ले सकता। तो आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसकी मदद से आप इसको ड्रॉ कर सकें। सो पहले हम इन स्टेप्स को देखेंगे तो आपके इस आंसर का भी पता लग जाएगा कि ये अकॉर्डिंग टू स्केल हम क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। What are the steps involved in the graphical representation of vector? तो बच्चों मैं उन स्टेप्स के नाम लिखता हूं। आप अब कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन स्केच ही नहीं है, जाहिर है मुझे बोर्ड के ऊपर अब ईस्ट वेस्ट वो तो नहीं लेंगे जो इन रियल ईस्ट है, क्योंकि हमें तो अपने स्केच के मुताबिक चलना है। सो वो फॉलोइंग स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, we are required डायरेक्शन स्केच। अगर हमारे पास डायरेक्शन स्केच है तो हम अगली बात को करेंगे। डायरेक्शन स्केच कन्वेंशनली किस तरह लिया जाता है आप जानते हैं कि ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है। ये ओल्ड स्टाइल है। नंबर 2, सेलेक्ट द सूटेबल स्केल। और बच्चों जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ कर दें सच दैट कि जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो इंडिकेट करेगी मैग्नीट्यूड को, जबकि जो टिप है वो डायरेक्शन को बताएगी और डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट से लिया जाएगा और रेफरेंस पे टेल होगी। इसका आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम इसको हल करेंगे और फिर 1 से 2 एग्जांपल्स में आप लोगों को दूंगा खुद घर पे हल करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक आसान सादा सी मिसाल है कि वेक्टर ए 500 किलोमीटर ईस्ट में है। आप इसको रिप्रेजेंट करके बताएं। दिखाई तो दे रहा है 500 किलोमीटर, ये 500 न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर उसका यूनिट और ईस्ट उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक आसान मिसाल लेते हैं, फिर एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में एंगल बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखें। हमें सबसे पहले ज़रूरत है डायरेक्शन स्केच की, पता तो लगे कि ईस्ट वेस्ट किधर है, और ये रेफरेंस पॉइंट। अब हमें पता लग गया कि भाई ईस्ट में जाना है तो मुझे इस तरफ को जाना है। सेकंड, सेलेक्ट द सूटेबल स्केल। मैं 500 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं लगा सकता, तो मैं एक स्केल, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता हूं जिसके मुताबिक मुझे फिर इसको लेके चलना है। हमने रख लिया 100 किलोमीटर मेरे लिए 1 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली 500 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर होगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो भी स्टैंडर्ड आप लेंगे उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर आपने वैल्यूज़ को लिखना है और फिर उसको ड्रॉ करना है। आप अगर ये कहते हैं कि हम 500 की बजाय 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की बजाय 200 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते, तो फिर आपके पास ये 5 सेंटीमीटर की बजाय 2.5 आ जाता। आपको जो सूट करे, इसीलिए वर्ड है सूटेबल स्केल। तो नंबर 3 है कि अब हम इसे ड्रॉ करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पास इस वक्त
कोई स्केचिंग के लिए चीज़ नहीं है। आप जब इसको रियल सेंस में करेंगे तो आपने इसको किस तरह से करना है कि 290 डिग्री पर लाइंस लेनी है और उस लाइन उसके लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। एक स्केल लेकर बिल्कुल सीधी लाइन लें, उस पर 90 डिग्री पर एक डॉट लें और उससे एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ये लाइंस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो ये हमारा क्या हुआ आप जान गए होंगे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस के मुताबिक मुझे 5 सेंटीमीटर, तो मैं स्केल लेकर 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लूँगा। मैं तो अंदाजे से ले रहा हूँ। पॉइंट P, O से P, ये वेक्टर A है। तो क्या बात हमने पढ़ी थी कि लाइन सेगमेंट की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है अकॉर्डिंग टू स्केल। कैसे कि देखें बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर एक्चुअली शो कर रही है 500 किलोमीटर को, क्योंकि स्केल हम ले चुके हैं। और ये जो टिप है ये इसकी डायरेक्शन है और टेल इसका रेफरेंस पॉइंट है। होपफुली यू गेट इट। अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने वेक्टर B रिप्रेजेंट करना है 400 मीटर, यूनिट मैंने चेंज कर दिया और ये है नॉर्थ में। आपने पूरे स्टेप्स के साथ इसे हल करना है, तो ये आपका खुद करने वाला काम है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर कोई ऐसी एग्जांपल क्यों नहीं लेते हैं कि जिसमें एंगल की इन्वॉल्वमेंट ज़रा दिखाई दे। तो आपको ये बात बताने के लिए कि एंगल को किस तरह दिखाते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो आपने करनी थी, और एग्जांपल नंबर 3 हमें कहा जाता है कि फोर्स एक वेक्टर है 500 न्यूटन और ये फोर्स लग रही है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री एंगल पर। तो बच्चों तरीकाकार हमारा वही है। हम सबसे पहले डायरेक्शन स्केच ले लेते हैं। डायरेक्शन स्केच लेने से हमें पता लग गया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना लिया। सेकंड, सूटेबल स्केल। जो मुझे सूट करता है वो मैं लिखता हूं। मैं ये कहता हूं कि 100 न्यूटन मेरे लिए 1 सेंटीमीटर है। सो डेफिनेटली 500 न्यूटन 5 सेंटीमीटर है। थर्ड है असल मरहला, और उसका तरीका मैंने आपको अभी बताया कि आपने 2 लाइंस 90 डिग्री पे लेनी है। इसको एग्जैक्ट अगर करना चाहते हैं तो आपके पास स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास वगैरह होनी चाहिए। तो मैं तो आपके सामने अब अंदाजे से ही करूंगा इसको, तो आप इसको देखें। तो बेटा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुझे जाना है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लें, उस प्रोटेक्टर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने स्केल से लेना है, लेकिन पहले एंगल को सिलेक्ट करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस एंगल को पहले ही प्रोटेक्टर से सिलेक्ट कर लिया। ये एंगल था 45 डिग्री और लाइन की लेंथ लेनी है मुझे 5 सेंटीमीटर। और डेफिनेटली ये 5 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 500 न्यूटन को। और ये P पॉइंट लोकेशन है जिस तरफ ये फोर्स लग रही है। तो यकीनन आपने इसके एंगल की मदद से बता दिया कि ये किस डायरेक्शन में लग रही है। सो बच्चों ये एग्जाम्पल करने के बाद एक एग्जाम्पल आपने ये हल करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आपने करनी है। और इसमें भी हम एंगल इन्वॉल्व करेंगे और आपसे इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बाद में पूछेंगे। वो ये है कि 800 न्यूटन फोर्स लग रही है नॉर्थ से वेस्ट में 20 डिग्री एंगल के साथ। यस, दिस कुड बी अ क्वेश्चन।
तो ये एक अलग बहस है कि एंगल आपने जब भी लेना है तो आपका रेफरेंस लाइन कौन सी है, इसकी बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल आपका ये असाइनमेंट है 2 क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।